खुशनसीब होते हैं वो माता पिता जिनके घर में होती हैं बेटियां। गर मिल जाए मायके का साथ और हो ससुराल का सिर पर हाथ, तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाती हैं बेटियां। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूं अपनी कहानी साक्षी का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण भारतीय लड़की पूरे पाकिस्तान से भिड़ गई। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं साक्षी। एक सप्ताह पश्चात अत्यंत सादगी भरे माहौल में दोनों परिवारों की मौजूदगी में साक्षी और विक्रांत की जोड़ी प्रणय सूत्र में बंध गई। रामधन और उसके परिवार ने नम आंखों से साक्षी को नवजीवन की शुरुआत करने के लिए शुभाशीष देते हुए विदा किया। ससुराल में नई दुल्हन का जोरदार स्वागत किया गया। दिन भर घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहा। रात्रि में साक्षी की जेठानी ने उसका अच्छे से श्रृंगार किया और हंसी ठिठोली करते हुए घर की महिलाएं उसे सुहाग सेज तक छोड़ आई। जाते जाते जब साक्षी की जेठानी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया तो मारे शर्म से साक्षी तो जैसे जमीन में ही धंस गई। पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था और सुहाग सेज को बहुत आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया था। साक्षी जब तक सहज हो पाती कि हंसी की चुलबुलाहट के साथ कुछ महिलाएं विक्रांत को कमरे में धकेलकर 9-2-11 हो गई। साक्षी का हृदय धोंकनी की मानी तेज तेज दौड़ने लगा। विक्रांत दरवाजे की सांकल लगाकर धीमे धीमे कदमों से चलते हुए जब साक्षी के पास पहुंचा तो भारतीय परंपराओं में पली बड़ी साक्षी स्वयं से ही पति के चरणों में झुकती चली गई। विक्रांत ने कंधों से पकड़कर साक्षी को उठाया और बेड पर बिठाते हुए उसका घूंघट उठा दिया। कमरे में महकती भीनी भीनी खुशबू, साक्षी का अप्रतिम सौंदर्य और यौवन का धधकता ज्वार भाटा। विक्रांत ने साक्षी को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और दोनों एक दूजे के आगोश में समाते चले गए। ससुराल में बेपनाह मोहब्बत और अपार खुशियां पाकर साक्षी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। परिवार में उसे अतुलनीय सम्मान प्राप्त था। नव दंपति प्रेम के रंग में ऐसा डूबा कि कब छुट्टियां समाप्त हुई इसका एहसास भी ना हुआ। आज जब विक्रांत को 1 माह की छुट्टी के पश्चात ड्यूटी पर लौटना था तो साक्षी का मन व्यथित हो उठा। घर में सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई, मगर साक्षी ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ वीर जवान को मां भारती की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तिलक लगाकर विदा किया। विक्रांत को साक्षी से दूर गए पूरे 2 माह का अंतराल बीत चुका था। नवविवाहिता साक्षी और विक्रांत दोनों के लिए जुदाई का एक एक पल अत्यंत पीड़ादायक था। यद्यपि दोनों की अक्सर फ़ोन पर गुफ्तगू होती रहती थी। साक्षी हर बार विक्रांत से शीघ्र घर लौटने का अनुनय करती, प्यार की मनुहार होती और झूठ मूठ का क्रोध करती। एक दिन साक्षी के ससुर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा साक्षी, मैं जानता हूँ कि सारा दिन घर पर तुम्हें समय बिताना कठिन होता होगा। यदि तुम चाहो तो अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती हो। अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए अपनी काबिलियत को सिद्ध करो। मेरे कई मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर अपना चैनल चलाते हैं। मैंने तुम्हारे विषय में उनसे बात भी की है। तुम जब चाहो वहाँ ज्वाइन कर सकती हो। पिताजी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो कब से सोच रही थी, परंतु संकोचवश हिम्मत कर नहीं कर पा रही थी। मैं जॉब तो अवश्य करना चाहूँगी। यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक विनती करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, कहो, क्या कहना चाहती हो? निसंकोच कहो। पिताजी, मैं अपनी काबिलियत और परिश्रम के बल पर ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, ना कि किसी की सहानुभूति के द्वारा। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आई एम प्राउड ऑफ यू। साक्षी ने बहुत जल्द अपने आत्मविश्वास और शैक्षिक योग्यता के आधार पर एक बड़े क्षेत्रीय समाचार पत्र में पत्रकार के पद पर कार्यभार संभाल लिया।
होनहार साक्षी ने अपनी मेहनत और कुशल व्यवहार क्षमता से अल्प समय में ही पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम स्थान प्राप्त कर लिया। समाचार पत्र के मुख्य संपादक महोदय साक्षी के काम से काफ़ी संतुष्ट थे, क्योंकि वह अपने काम के प्रति पूर्णतया समर्पित थी। कालचक्र का रथ बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। विक्रांत को अपनी ड्यूटी पर लौटे पूरे 10 माह का समय बीत चुका था। विक्रांत ने पिछले सप्ताह ही साक्षी को फ़ोन पर बताया कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है और वो बहुत जल्द घर वापस आएगा। ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा दिन ना था जब विक्रांत की साक्षी से फ़ोन पर बात ना हुई हो, मगर पिछले 3 दिन से विक्रांत का कोई अता पता न था। ना तो फ़ोन पर संपर्क हो पा रहा था और ना ही उसकी कोई सूचना मिल पा रही थी। लगातार कोशिश करने के पश्चात भी जब विक्रांत की कोई सूचना उपलब्ध न हुई तो कमांडर वीके शुक्ला जी ने वायुसेना के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और गहन छानबीन के पश्चात जो अत्यंत गोपनीय सूचना सामने आई तो जैसे पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। 2 दिन पूर्व विक्रांत ने अपनी नियमित प्रशिक्षण के दौरान फाइटर प्लेन लेकर उड़ान भरी, परंतु कुछ समय पश्चात ही कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। फाइटर प्लेन की अंतिम लोकेशन भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC के नज़दीक पाई गई। भारतीय सैन्य उच्च अधिकारियों को काफ़ी खोजबीन के पश्चात ना तो फाइटर के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही थी और ना ही पायलट का कोई अता पता था। साक्षी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसकी खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई। पिता रामधन और शुक्ला जी ने साक्षी को बहुत ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, मगर अचानक हुए इस घटनाक्रम से साक्षी अंदर तक टूट चुकी थी। पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास से मिली अपुष्ट जानकारी के अनुसार एक भारतीय जेट को पाकिस्तान सीमा के भीतर देखा तो गया, परंतु इसकी कोई पुख्ता सबूत या आधिकारिक पुष्टि विदेशी सरकार की ओर से जारी नहीं की गई थी। साक्षी ने अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल करते हुए पायलट विक्रांत के लापता होने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मीडिया की सरगर्मी से मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए सरकार को त्वरित कार्यवाही करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वायुसेना की खुफिया एजेंसी द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह इनपुट प्राप्त हुआ कि पायलट विक्रांत खराब मौसम की वजह से उसका संपर्क टूट गया और वह राह भटककर विदेशी वायु सीमा में दाखिल हो गया, जहां से विदेशी सेना की ओर से जासूसी के शक के बिना पर उसे गुप्त रूप से बंदी बना लिया गया। भारत सरकार की ओर से कूटनीति का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्रांत के केस से संबंधित जानकारियां साझा की गई, मगर पाक की ओर से ऐसे किसी भी कैदी के होने से साफ इनकार कर दिया गया। सभी प्रकार की कोशिशें करने के पश्चात भी जब सरकार विक्रांत का पता लगाने में असमर्थ रही, तब साक्षी ने मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए अपने ससुर से कहा, पिताजी, मैं अपने पति को यूं दुश्मनों की कैद में तिल तिल मरने नहीं दूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं उन्हें दुश्मनों के चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगी। घनघोर काली रात, चारों ओर सरर करती बर्फीली हवाएं, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों की साएं साएं के मध्य उल्लुओं की कर्कश ध्वनि सघन जंगल के माहौल को अत्यंत डरावना बना रही थी। घने अंधेरे के बीच दूर से आती रोशनी की किरण को देख साक्षी के मन में आशा का द्वीप जल उठा। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा निकाल टॉर्च की रोशनी में जब उस पर नज़र घुमाई तो अपने लक्ष्य करीब पाकर उसकी आंखों में बिजली सी कौंध गई। चप्पे चप्पे पर लगे कड़े पहरे के बीच अमावस की रात का फ़ायदा उठाते हुए साक्षी सबकी नज़रों से बचते हुए एक खंडरनुमा इमारत के अंदर पहुंची। तब वहां की संदिग्ध गतिविधियों को देख उसे यह समझने में जरा भी देर न लगी कि वह दुश्मन देश का प्रशिक्षण कैंप है। साक्षी ने बड़ी बहादुरी से एक पहरेदार को काबू करते हुए उसे मार गिराया और उसकी वर्दी पहन ली ताकि किसी को उस पर संदेह न हो।
सैनिक की लाश को एक वीरान स्टोर रूम में छुपा दिया और फिर उसकी आंखों ने तलाश की उन कैदियों की जिनको तलाशना उसका मकसद था। पाक सैन्य वर्दी में साक्षी पूरे आत्मविश्वास के साथ कैंप में घूमकर गुप्त कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर वो ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का सुरक्षा घेरा अत्यंत कड़ा था, परंतु पाक सैन्य वर्दी के चलते किसी को भी उस पर संदेह न हुआ। वहां एक जेल नुमा हॉल था जहां पर कुछ कैदियों से पूछताछ की जा रही थी। सबकी नज़रों से बचते हुए साक्षी सबूत जुटाती रही कि अचानक एक कैदी को देख साक्षी के पूरे बदन में करंट सा दौड़ने लगा। पैर सुन्न हो गए, टांगों ने उसका वजन उठाने से इनकार कर दिया। एक पल को साक्षी चकराकर गिर ही जाती, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। बड़े बड़े बाल, बेतरतीब दाढ़ी के साथ भारतीय वायु सेना की वर्दी में वह कैदी बहुत ही दयनीय स्थिति में था। बड़े ही क्रूर ढंग से कुछ सैन्य अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे। कैदी के बदन को नोचा जा रहा था। बेरहमी से पिटाई के साथ एक अधिकारी ने धधकता लाल अंगारा कैदी की बाजू पर चिपका दिया। कैदी दर्द से चीखने लगा। मानवीय क्रूरता की तमाम हदों को पीछे छोड़ते हुए ऐसी यातना, इतना दर्द, साक्षी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। क्या कोई इतना बेरहम भी हो सकता है? तभी वहां एक सैन्य अधिकारी आया, जिसे देख सभी ने सैल्यूट किया। उसने कड़क आवाज में पूछा, क्या रिपोर्ट है? कुछ उगला इस पायलट ने, या अभी भी मातृभूमि की देशभक्ति का भूत सवार है इस पर? जनाब, ना जाने किस मिट्टी का बना है। तमाम कोशिशें कर ली, मगर यह हिंदुस्तानी यह मानने को तैयार ही नहीं कि वह भारतीय जासूस है। यह सब सुन अधिकारी के तन बदन में आग लग गई। उसने ताबड़तोड़ 5-7 पंच विक्रांत के मुंह पर जड़ दिए। कुछ भी हो, इससे कबूल करवाओ, नहीं तो हमारे हुक्मरान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी जनाब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही इसे कबूल करना पड़ेगा। और फिर एक बार अपने साथियों के साथ वह विक्रांत पर टूट पड़ा। वातावरण दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। उधर साक्षी यह सब देख बौखला उठी। उसकी आंखों में खून उतर आया। सीना धोंकने की मानिंद जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नसों में दौड़ता खून लावे की तरह उबल पड़ा। अपने हमसफर की यह हालत देख उसे अपनी मजबूरी पर घिन आने लगी, परंतु अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए तमाम सबूत जुटा जल्द से जल्द साक्षी वहां से निकल ली। आज कमांडर शुक्ला जी बहुत खुश हैं। उनका जाबाज बेटा जो घर लौट रहा है। पूरे 2 महीने सैन्य अस्पताल में इलाज करवाने के पश्चात आज कैप्टन विक्रांत को घर भेजा जा रहा था। साक्षी कंधों का सहारा लिए जब विक्रांत ने घर में कदम रखा तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आओ मेरे शेर दिल बच्चे, तुम्हारा नवजीवन में स्वागत है। तुम्हें मौत के मुंह से खींचकर वापस लाने वाली बहादुर बेटी साक्षी ही है। अपनी जान पर खेलकर तुम्हें दुश्मनों की कैद से छुड़वाने वाली तुम्हारी अर्धांगिनी, जिसने दिन रात एक कर दिया। साक्षी द्वारा जुटाए सबूतों की बिना पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जब कड़ा रुख अपनाया और पूरे विश्व में पाक की भत्सना हुई, तो उन्हें मजबूर होकर तुम्हें भारत सरकार को सौंपने के लिए विवश होना पड़ा। पिताजी, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है और मैं अपने मुकाम पर पहुंच सकी, यह सब आपके प्रयासों से ही संभव हो पाया। आपने ही मुझे तमाम पाकिस्तानी खुफिया प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी उपलब्ध करवाई और आपके द्वारा दिए कठिन प्रशिक्षण से गुजरकर ही मैं दुश्मनों से लोहा लेने में कामयाब हो पाई। यदि आप मुझे खुफिया तरीके से दुश्मन देश में प्रवेश न कराते तो मैं कभी भी पाक में दाखिल ना हो पाती। साक्षी की बात सुनकर कमांडर साहब ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव जरूर दें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।